सबसे पहले बात यूपी में जबरन धर्मांतरण मामले की। वहां जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मालूम चला कि आईडीसी यानी इस्लामिक दवा सेंटर की आड़ में इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के एक दो नहीं 32 जिले थे। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि यूपी एटीएस के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में धर्मांतरण की जांच चल रही है। देश के 24 राज्यों तक धर्मांतरण रैकेट के तार जुड़े हैं। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का भी पता चला है। जबरन धर्म परिवर्तन मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि कनाडा और कतर से आरोपियों को हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी। इस मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ट्रस्ट को 2010 से 2021 के बीच करीब 2 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से भेजी गई। यह भी बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर करता था और फिर उनका गलत इस्तेमाल करता था। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमने शासन प्रशासन को आदेशित किया है। हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं। तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है। देखिए, इस वक्त 2 सहयोगी साथ हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हैं और अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, किस तरीके की नई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या और खुलासे हुए हैं और क्या गिरफ्तारी भी हुई है कोई नई? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मसले पर एटीएस पिछले कई दिनों से देश के 24 राज्य और प्रदेश के 32 जिले, जो 32 जिले उसमें मेन फोकस गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, ये वो जिले हैं जहां पर एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। और आज रात को भी छापेमारी की गई। कानपुर से आज फिर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि एटीएस अभी इस बात को खुलासा नहीं कर रही है कि वो 2 लोग कौन से हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है कि 2 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं दिखाई गई क्योंकि जो 50 से 60 उमर गौतम के वो सहयोगी हैं जो धर्मांतरण के इस पूरे खेल में शामिल थे। इसके अलावा 150 से 170 लोगों की एक और सूची यूपी एटीएस और एसटीएफ ने बनाई है जो इन लोगों के गिरोह में शामिल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इनका सहयोग करते रहे। तो लगातार यूपी पुलिस एटीएस की छापेमारी चल रही है और सरकार की तरफ से भी कल फिर एक बार मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव से बात की और ये कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कानपुर के मामले को लेकर स्पेशली मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को ये कहा है कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जो धर्मांतरण के मामले हैं, जब से उत्तर प्रदेश में अर्पिता धर्मांतरण का कानून लागू हुआ तब से 70 से अधिक मामले धर्मांतरण के अलग अलग जिलों में आए, जिसमें 22 मामले सिर्फ मेरठ के हैं। उसको लेकर सीएम ने पूरी रिपोर्ट कल पढ़ी थी, कल देखी थी और कहा कि इसमें बड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको बता दें कि कश्मीर हो या फिर असम, वहां भी यूपी एटीएस गई है, वहां भी छापेमारी चल रही है। और अभी एक लिंक नया आया है कि जिन जिन जिलों में जहां 32 जिले थे उनके कई सारे लोगों को एटीएस ने उठाया, 20 से 25 लोग, उनसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एटीएस। तो यकीन मानिए कि अभी बहुत कुछ खुलासा होना और इस रैकेट के कई बड़े नाम, जो 7वां कोड था जिसको डिकोड नहीं कर पाई यूपी एटीएस, उसके लिए स्पेशल टीम बुलाई गई कि इसको डिकोड कैसे किया जाए, कौन का कलंक, किसके पीछे क्या कोई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, सरकार
के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो देश या प्रदेश का बहुत नामी हो, सन्नाम चेहरा, उसको कहीं कौम के कलंक के नाम कर उसको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। उस कोड को डिकोड करने में भी अभी यूपी एटीएस जुटी हुई है। अर्पिता, अमित भी हमारे साथ है, उनसे भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट? और जिस तरीके से हवाला के जरिए पैसे आने की बात हो रहे हैं, ये तो देश अलग अलग राज्यों में देश के होंगे कनेक्शन, उनको कैसे खंगाला जा रहा है? और जो पैसे वहां से आ रहे थे, किस तरीके से आ रहे थे, कितने पैसे आए हैं, इसकी क्या अलग से भी जांच हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल अलग से इस पूरे के पूरे मामले की जांच हो रही है। ईडी और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच करेंगी, क्योंकि एनजीओस के जरिए यहां पर फंड आ रहा था और उसके बाद इस पूरे रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था यूपी एटीएस के मुताबिक। तो वो एनजीओ किन धाराओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, सबसे पहले इस बात का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद जो वो फंड जो उनके पास आ रहा था, किस चैनल के जरिए वो फंड आ रहा था और कौन कौन लोगों ने पिछले 2 सालों में अपना योगदान दिया उन एनजीओज में, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। तो यूपी एटीएस तो अपनी तफ्तीश कर ही रही है, साथ ही अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, मसलन ईडी और अन्य जो सख्त कानून है, उनके तहत भी हम ये कार्रवाई की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये रैकेट है, बहुत बड़ा है, फैला है और इसके तार है दूर दूर तक यहाँ पर जुड़े हैं। अभी तक यह सामने आ रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। यूपी के पीलीभीत में धर्मांतरण का मामला वहां पर भी सामने आया। पीलीभीत में एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। लड़की के परिवार ने युवक पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लड़की की मां का आरोप है कि युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर उससे लाखों रुपए और सोना चांदी के जेवर भी लूटे हैं। पुलिस की टीम अब आरोपी के साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तो रज्जू हसन को गिरफ्तार किया गया है, जो जेवरात इन्होंने आवेदिका के घर से बेला फुसला के प्राप्त किए थे और वो जेवरात जिनको बेचे गए थे, उनको ये जानकारी होते हुए भी उन्होंने जेवरात खरीदे। वो उनका नाम है कयूम पुत्र छोटे बख्श, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें और 5 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी विशेष है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अजीत, जरा इस केस के बारे में बताइएगा, किस तरीके के आरोप परिवार लगा रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सिर्फ पीलीभीत का मामला ही नहीं, कल कानपुर देहात का भी एक मामला ऐसे ही आया था। जो ऐसे लोग हैं वो लड़कियों को पहले लालच देकर या अपना पहचान छुपाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर धर्मांतरण कराते हैं। यही मामला पीलीभीत में आया था, जिसके बाद ये पूरी शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेजा जा रहा है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही। लड़की को उनके परिवार वालों को वापस कर दिया गया। ऐसा ही मामला कानपुर में भी आया था, जहां जबरन धर्मांतरण की बात थी। फिरोजाबाद में एक मामला आया था, जहां पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, पत्नी को जबरन वो प्रेशर डाल रहा था, पत्नी थाने पहुंच गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। और एक बात बता दूं, एटीएस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो काफी कारगर साबित हो रहा है। चाहे पीलीभीत के मामले हो, फिरोजाबाद के मामले हो, एटीएस की हेल्पलाइन पर जैसे ही वो कॉल करते हैं, तुरंत वहां का जो लोकल प्रशासन है, 27 जिले के कप्तानों को गृह विभाग ने चिट्ठी लिख दी है कि आप इन जिले जो ज्यादा संवेदनशील हैं, आप कैसे काम करेंगे। तो जैसे ही ये सूचना मिलती है, फौरन एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और कार्रवाई मैंने आपको पहले भी बताया कि 70 से अधिक मामले पिछले 2-3 महीने में दर्ज हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब से धर्मांतरण का कानून लागू हुआ। तो अब ये कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी, जो धर्मांतरण के कारोबार में शामिल है या जो धर्मांतरण जबरन या लालच देकर कराते हैं, उनके एनएसए लगाने की बात भी कही जा रही है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया सीएम ने। बिल्कुल, और अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए, जो रैकेट का खुलासा हो रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। कनेक्शन बहुत केवल कानपुर या पीलीभीत से सीमित नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रहा है। उसको लेकर अब किस तरीके की तैयारी में और जुटे हुए हैं, और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, उनको उससे कैसे निजात दिलाया जाए, क्या इसकी भी योजना बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए लगातार जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश है कि जबरन अगर किसी से शादी की जाती है या धर्मांतरण का उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो उसके ऊपर जो कानूनी कवच है वो उसको दिया जाए। और कानूनी कवच देने में जो संबंधित एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वह सुनिश्चित करें जिन राज्यों में, जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उसको ये सुनिश्चित रोक रही हूं अमित मैं आपको, क्योंकि बड़ी खबर